हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिप्लोमा के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ करने में आपका ज़्यादा फ़ायदा है, किधर ज़्यादा नुकसान है और कौन सी चीज़ आपकी कैपेबिलिटीज़ और स्किल के हिसाब से आपको बेस्ट सूट होती है। तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, टीचिंग करना, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको आगे के आपके डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाने वाली है। तो चलते हम शुरू करते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन आफ्टर डिप्लोमा के बाद में वो तो होता है हायर स्टडीज़ का। पहले में हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम हर एक ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है हायर स्टडीज़, मींस बीई करना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो फिर जॉब करना। जॉब तो दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब भी दो तरह के हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या तो प्राइवेट जॉब या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब, या तो फिर हो सकता है आपका एक प्राइवेट जॉब, ये भी एक ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, या तो फिर है आप टीचिंग। इस तरह से ये चार चीज़ों में मैंने सारी की सारी चीज़ों को, सारे के सारे सोर्सेस को मैंने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। और फिर हम इन चारों चीज़ों को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और मेरा जो फोकस है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि मेरी इस वीडियो से हर एक स्टूडेंट को अच्छी तरह से गाइडेंस मिले और उसको पता चले कि रियल में आगे जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं। मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला ऑप्शन तो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में वो ये है कि आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। हायर स्टडीज़ मतलब क्या, आप बीई या तो फिर बीटेक आप कर सकते हो। और मेरा तो सभी के लिए ये सजेशन रहेगा कि इफ़ आपका और भी कोई दूसरे प्रॉब्लम्स नहीं है, सिचुएशन काफ़ी कुछ अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी कुछ स्टेबल है, तो आपको बीई बीटेक ज़रूर करना चाहिए। इवन आप जॉब अगर करना भी चाहते हो, आपको प्राइवेट जॉब भी करना हो, तो भी मेरा ये सजेशन है कि बीई बीटेक आप ज़रूर करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते, आपके पास में फाइनेंशियल आपका प्रॉब्लम है, आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको जॉब ही करना है, तो बेशक आपको जॉब तो मिल जाएगी डिप्लोमा बेस पर, लेकिन आप फिर भी हायर स्टडीज़ को कर सकते हो। उसके लिए आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है एएमआई का, एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। इसकी ये वेबसाइट है, मैंने यहाँ पर उसकी लिंक दी है। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर डिटेल में इसकी जो कुछ भी क्राइटेरियाज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़, फीस स्ट्रक्चर, उसके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, उसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आप जॉब के साथ में स्टडी भी करें, मीन्स आप पूरा फुल टाइम एजुकेशन को नहीं दे सकते हो, आप जॉब करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप स्टडी को किस तरह से आप कंटिन्यू रख सकते हो, आप बीई ले सकते हो। उसके लिए आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, या तो फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डिस्टेंस मोड पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। आपको नेट पर अच्छी तरीके से सर्च करना है और आप उनसे अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन है एएमआई का। उसके बाद में अगर हायर एजुकेशन आप नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली जॉब करना चाहते हो, तो बेशक आप जॉब कर सकते हो। तो आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे जॉब के लिए। तो सबसे पहला है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या, जो कि गवर्नमेंट हमारी अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं। जो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में जो बिल पास होता है, उसका अकॉर्डिंगली जो भी स्कीम बनती है, किसानों के लिए हो, शहरों के लिए हो, तो स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को उसके सर्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम गवर्नमेंट के सर्वेंट्स बन सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है गवर्नमेंट जॉब करने का कि आपकी जो कुछ भी सर्विस होगी, आप जो कुछ भी जॉब करोगे, वो डायरेक्टली बेनिफिट करेगा टू द पीपल्स, टू द कॉमन मैन, जिसकी वजह से आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। तो गवर्नमेंट जॉब
आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहला तो ऑप्शन है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या कि जैसे हमें पता है कि सेंट्रल एक हमारा लेजिस्लेटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी लोकसभा की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर हमें जॉब करना है तो उसके लिए हमारे पास में एक एग्ज़ामिनेशन होती है जिसको हम कहते हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, जिस तरह से यूपीएससी होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप उसका ये एक छोटा भाई आप इसको कह सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। आप एसएससी का एग्ज़ाम पास करोगे तो आप डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको डिफरेंट पोस्ट मिल सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। ऑल ओवर इंडिया टोटल आपको पूरे के पूरे इंडिया के किसी भी एरिया में आपको जॉब करने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं आपको वो सारे के सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल सकता है। सीपीडब्ल्यूडी में आप काम कर सकते हो, सेंट्रल वाटर कमीशन में आप काम कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी मतलब क्या होता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या काम होता है? रोड का होता है, ब्रिजेस होता है, ये काम होता है। तो जैसे हमारा स्टेट का पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट होता है वैसे ही सेंटर का भी एक पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट होता है। ऐसे ही सेंट्रल वाटर कमीशन का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम पास करते हो। अप्रॉक्सीमेटली हर साल एसएससी का एग्ज़ाम होता है। आप एसएससी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन हर साल देखोगे जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। आप उस एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। जो कोई भी आपने डिप्लोमा में नॉलेज लिया है दैट नॉलेज इज़ मच मोर सफिशिएंट आई थिंक फॉर अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। लेकिन उसके अलावा भी आपको और भी डिटेल में स्टडीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ही ऐसा सिंपल है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आपको स्टडी करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और स्टडी करने के बाद में आप ये एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लोगे। तो आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए से ज्वाइन कर सकते हो। आपको मिलिट्री में भी जॉब करने का मौका मिल सकता है। उसी तरीके से आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO मीन्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे रोड्स जो कि बॉर्डर्स पे हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर पे है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, ऐसे बॉर्डर्स जो होते हैं वहाँ पर रोड्स बनाना, तो उसका ये डिपार्टमेंट है BRO। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। या तो फिर रेलवेज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन रेलवेज़, या तो फिर आर्मी भी आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर डिप्लोमा। इसी की तरह से कुछ PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उसको हम कहते हैं, जो कि प्योरली गवर्नमेंट तो नहीं होते लेकिन प्योरली प्राइवेट भी नहीं होते। ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि रन होती हैं, एक तरह से मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि रन होती हैं प्राइवेट की तरह, लेकिन उनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। उसके फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट देती है लेकिन वो प्राइवेट की तरह रन होती है। मतलब इसमें आपको दोनों तरह की कंपनीज़ का मज़ा मिलेगा। आपको गवर्नमेंट की भी फीलिंग आएगी लेकिन एक डिसिप्लिन मैनर में पूरा का पूरा कंपनी जो रन होती है उस तरीके की भी ये होती है। बहुत ही आउटपुट ओरिएंटेड काम इसके अंदर होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए अगर बताऊं तो AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर एयरपोर्ट के डिज़ाइंस होते हैं। हर तरह के इंजीनियर्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ सिविल मैकेनिकल लगेंगे, डिफरेंट ब्रांचेस के इंजीनियर्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो। इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, आप उस एग्ज़ाम्स के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। एज अ सिविल इंजीनियर आपको रनवे डिज़ाइन करने का मौका मिलेगा। रनवे किसको कहते हैं? एक ऐसा रोडवे होता है जिसके ऊपर एरोप्लेन रन करता है, उसको हम कहते हैं रनवे। रनवे होता है, टैक्सी वे होता है, उन सारी की सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो। आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे PSUs हो। इसरो आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप इसरो को ज्वाइन करके जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको रिसर्च एंड एनालिसिस में भी आप काम कर सकते हो। आप DRDO ज्वाइन कर सकते हो। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की तो मुझे लगता है कि हर साल वैकेंसी निकलती है डिप्लोमा इंजीनियर्स की। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप प्रमोट हो सकते हो, बहुत आगे की लेवल तक आप जा सकते हो और एक डायरेक्टली डिफेंस से रिलेटेड आपको वहाँ पर काम करने का
मौका मिलेगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आप इन वहाँ पर बना सकते हो जो कि डायरेक्टली हमारी आर्मी उसको यूटिलाइज़ करेगी, तो आप उसके लिए भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इंडियन रेल रोड कांग्रेस, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट PSUs हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत ही जिसको कहेंगे ये मशहूर है। आप जब भी रोड से चलते हो नेशनल हाईवे से तो आपने इसको ज़रूर देखा होगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसको ज्वाइन कर सकते हो। भेल को ज्वाइन कर सकते हो। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर हमारा इतना ग्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जो कुछ भी फूड ग्रेन्स है उसको अच्छी तरीके से स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको लोगों तक पहुँचाना, तो ये सारे के सारा डिपार्टमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI उसको कंडक्ट करता है। इन डिपार्टमेंट की अलग अलग सेपरेट वैकेंसीज़ निकलती है। उन वैकेंसीज़ को आपने क्या करना है, टच में रहना है, और फिर आप एग्ज़ाम देकर, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको हर एक का एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या है उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसके सिलेबस को देखना है, और उससे रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से स्टडी करके एग्ज़ाम में अपीयर होना है। ऐसे डिफरेंट होते हैं बैंक्स। आप एज अ सिविल इंजीनियर बैंक्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बैंक्स में कैसे, मतलब कुछ मॉर्टगेजेस होते हैं, कुछ चीज़ों का वैल्यूएशन करना होता है, तो उस वैल्यूएशन करने के लिए उन्हें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, PSUs होते हैं। मिस ये गवर्नमेंट जॉब होते हैं क्या? बिल्कुल ये गवर्नमेंट जॉब होते हैं। यहाँ पर भी आपको जॉब की सिक्योरिटी वगैरह वगैरह पूरे के पूरे एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन जो वर्किंग नेचर है, आप जो प्योर गवर्नमेंट देखोगे उससे क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज होता है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब में ही दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास में, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट आप एज अ जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में ज्वाइन कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर एक वेरियस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो लेवल का इंजीनियर होता है। जूनियर इंजीनियर के नीचे भी उसके असिस्टेंट इंजीनियर्स होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट उस पोस्ट का नाम होता है। वो क्या करते हैं, जूनियर इंजीनियर जो कोई भी काम उनको बोलता है वो लोग करते हैं, और उनके नीचे और भी बहुत सारे होते हैं, सुपरवाइज़र्स होते हैं, प्यून होते हैं, और उनके ज़रिए से फिर जूनियर इंजीनियर काम को क्या करता है। और जूनियर इंजीनियर का बॉस कौन होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है या सब डिविजनल इंजीनियर होता है। तो आप एग्जामिनेशन के थ्रू डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट में एज अ जूनियर इंजीनियर डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। 7th पे के अकॉर्डिंगली जूनियर इंजीनियर की पेमेंट काफ़ी कुछ अच्छी है, नियर अबाउट 35 to 40,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। आप जूनियर इंजीनियर होने के बाद में आपकी, अगर आप मान लो 10th कंप्लीट किया, 10th के बाद में आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, आपकी एज नियर अबाउट 18 to 90 ईयर्स रहेगी, और आप जूनियर इंजीनियर के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट में 40,000 की सैलरी को नियर अबाउट पा लोगे। और वही कोई दूसरे लोग होंगे जो BSc किया हुआ है, उन्होंने BA किया हुआ है, उन्होंने 10 किया, फिर 12 किया, फिर 3 इयर्स का और एक कोर्स किया, लेकिन उसके बाद में भी उनको इतनी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी मिल पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आप डिप्लोमा जस्ट आफ्टर 10 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप स्टेट गवर्नमेंट में फुल टाइम सैलरीड पर्सन रहोगे, और उसके साथ में एक अच्छी सैलरी भी आपके पास में रहेगी। तो आप जूनियर इंजीनियर डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला तो बेस्ट डिपार्टमेंट जिसको माना जाता है वो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। सेपरेट एग्जामिनेशन होती है और उस एग्जामिनेशन को देकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। WRD मीन्स वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जहाँ पर डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, मैनेजमेंट होता है कैनाल्स का, और पानी को पहुँचाया जाता है खेतों में, जिसके ज़रिए से एग्रीकल्चर ग्रो होता है। वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। WCD इसको शॉर्टकट में कहते हैं, जिसमें स्मॉल स्केल बंधारास को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और स्मॉल लेवल पे इरिगेशन किया जाता है। MJP को आप ज्वाइन कर सकते हो, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिसके अंदर पाइपलाइंस के ज़रिए से वाटर को सप्लाई किया जाता है। पाइपलाइंस का पूरा डिज़ाइन किया जाता है, वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर टाउन का प्लानिंग किया जाता है। सिटी सर्वे डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। ज़िला परिषद आप ज्वाइन कर सकते हो। आप नगर पालिका ज्वाइन कर सकते हो। BMC आप ज्वाइन कर सकते हो। PMC
पुणे महानगर पालिका, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आप ये डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास में बहुत ज़्यादा सोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स आपके पास में अवेलेबल हैं। महानगर पालिका बीएमसी में आप इंजीनियर के तौर पे लग सकते हो, जिसका जो फंड है नियर अबाउट 33,000 करोड़ था, मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली पिछले साल का। इतना ज़्यादा बजट होता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा काम होता है, इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो आप बीएमसी ज्वाइन कर सकते हो, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में आप पीएसयूज़ अगर देखें स्टेट की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो वहाँ पर भी आप जूनियर इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि एमएसईबी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और या तो फिर आप एमएसईबी में एक महाडिस्कॉम है और एक महाजेनको है। देखो ये तो बेसिकली देखी जाए तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है और बड़े पैमाने पर लगती है। डिस्कॉम में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वन प्लेस टू द अनदर, और महाजेनको में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और दोनों ही डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, दूसरे इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और सिविल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप महाजन को भी ज्वाइन कर सकते हो, महाडिस्कॉम भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट जो पीएसयूज़ होती हैं, महाडा होती है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, महाडा को आप ज्वाइन कर सकते हो। सिडको ज्वाइन कर सकते हो, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको। हुडको ज्वाइन कर सकते हो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एसटी महामंडल के अंदर भी जूनियर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो। बैंक्स को भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि स्टेट में बिलोंग करती है। तो मैं अभी इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को आप ज्वाइन करोगे एज अ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा जो मैं कहूँगा वो ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब जब करते हो तो आपको जो सबसे पहली फीलिंग आएगी वो क्या है, सर्विस टू द पब्लिक। आप जो भी काम कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, पब्लिक के लिए कर रहे हो, डायरेक्टली उसका बेनिफिट पब्लिक को होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी क्या है, एक सोशल स्टेटस होता है हमारा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं एक स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, मैं एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो लोगों के अंदर एक इज़्ज़त इस चीज़ को मानी जाती है, लोग इज़्ज़त की नज़र से उसको देखते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जॉब की हमारी सिक्योरिटी होती है। जैसे अभी कोरोना वायरस का इशू चल रहा था, प्राइवेट कंपनीज़ को अगर वो चाहें तो क्या कर सकती हैं, हमें जॉब से निकाल सकती हैं, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालती, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को अपने घर जैसा समझती है। तो यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी हमें मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है गवर्नमेंट जॉब का। उसके बाद में है यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ होगी, जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी आपकी, इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो एक यूनिफॉर्म होती मीन्स हर 1 जुलाई को जनरली हमारा इंक्रीमेंट होता है। वो 1 जुलाई को आपको मिलता रहेगा, अगले साल भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा, और वो कंफर्म रहेगा, जितना अमाउंट है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा होगा क्या, ऐसा नहीं, उससे कम होगा क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक यूनिफॉर्म ग्रोथ, एक स्ट्रेट लाइन में आपका क्या है, ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है। अब ये कुछ लोगों की नज़र में डिसएडवांटेज भी है और कुछ लोगों की नज़र में एडवांटेज भी है। कुछ लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है ग्रोथ होने का, उसके उन लोगों के अंदर टेक्निकल नॉलेज और क्रिएटिव थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से अगर वो प्राइवेट में अगर काम करें तो उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जिनके अंदर टेक्निकल नॉलेज बहुत है और क्रिएटिव थिंकिंग भी बहुत है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग का गवर्नमेंट जॉब में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना होता है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से काम नहीं करना होता। और क्रिएटिव थिंकिंग अगर है भी तो उसकी वजह से हमें कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो ये डिफरेंट हमारे
एडवांटेजेस हैं। बैलेंस ऑफ वर्क एंड फैमिली, एक और दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए हमें छुट्टियां भी काफ़ी कुछ मिल जाती हैं। सैटरडे संडे की छुट्टियां हैं, या तो फिर और भी जो डिफरेंट गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा काम और हमारी फैमिली, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, उनके साथ में टाइम देना और हमारे काम के साथ को भी टाइम देना, ये इसके साथ में हमें एक बैलेंस करते आ जाता है। हम खुद के लिए भी काफ़ी कुछ टाइम निकाल सकते हैं। हमारी जो कुछ पैशन होता है कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग करने का पैशन होता है, कुछ लोगों को ट्रैकिंग करने का पैशन होता है, तो उस पैशन को भी लेके साथ में लेके आप जॉब भी कर सकते हो। तो आप ये काम में क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग एट होम टाउन। एक बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब का ये भी है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो रिमोटली लोकेटेड भी होते हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर गांव से बिलोंग करते हो तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग वहाँ पर ही हो जाए, तो आप घर पे रहते हुए भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्राइवेट जॉब में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है कि आप जहाँ रहते हो वहीं पर आपको उस कंपनी का वो प्रोजेक्ट भी मिले, जिसकी वजह से आप घर पे रहते हुए अपनी फैमिली के साथ में रहते हुए वो काम को कर सकें। तो ये भी एक एडवांटेज है गवर्नमेंट जॉब का। इसी के साथ में आपको डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि आपको घर बनाने के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, फैमिलीज़ के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, अगर आप बीमार पड़ते हो तो उसके लिए डिफरेंट अलाउंसेस हैं, या तो फिर अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ वगैरह अगर हो जाती है तो उसके लिए भी डिफरेंट अलाउंसेस हैं। तो इसके भी ये सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब के। और इसी के साथ में हमें डिसएडवांटेजेस क्या है गवर्नमेंट जॉब की, ये भी आपकी नज़र में होना चाहिए। सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को देखना नहीं चाहिए, हमें उसकी जो निगेटिव साइड्स हैं उसको भी देखना चाहिए और उसको भी समझना चाहिए, और फिर उसके बाद में ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो डिसएडवांटेजेस, निगेटिव साइड्स क्या क्या हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले। अगर आपके पास में क्रिएटिव थिंकिंग है, आप बहुत कुछ नया नया करने की सोचते हो, तो अगर आप ये सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करते हुए आपकी ये सोच को लेकर आपके जॉब पे उसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होने वाला, आपको कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला, आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, या तो फिर आपकी उस थिंकिंग से रिलेटेड आपको कोई रिसोर्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ एक निगेटिव मैं कंसिडर करता हूँ एज अ गवर्नमेंट जॉब के तौर पे, क्योंकि यही चीज़ अगर आप प्राइवेट जॉब में रहते हुए करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंसेंटिव्स भी मिल सकता है। आप अगर कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करके मैन मटेरियल्स को आपने क्या किया, रिड्यूस किया, कॉस्ट को रिड्यूस किया, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिल सकता है प्राइवेट जॉब में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला पॉइंट निगेटिव है गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से। एक ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। देखिए, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि गवर्नमेंट जॉब में हो आप, तो यहाँ पर हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। आपका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट होगा तो सभी का 1 जुलाई को इंक्रीमेंट होगा। अगर आप 10 काम करते हो और कोई दूसरा बंदा है जो कि 5 काम करता है, तो उसको भी वही बेनिफिट मिलेगा और आपको भी वही बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक मेरी नज़र में निगेटिव पॉइंट है। कुछ लोगों की नज़र में पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। अगर आप मतलब क्रिएटिव काम करते हो, ज़्यादा काम करते हो, आप रिडक्शन करते हो कॉस्ट के अंदर, एस्टिमेट प्रॉपर बनाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा फाइनेंस के रूप में। मैं फाइनेंस के रूप में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंक्रीमेंट या फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। हर एक के साथ में जो कुछ भी होगा वो इक्वल होने वाला है। और यही चीज़ अगर आप प्राइवेट में करोगे, प्राइवेट के अंदर अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग रखते हो, अच्छी तरीके से सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हो, जिसकी वजह से आउटपुट में काफ़ी कुछ चेंजेस मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको इमीडिएट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट जॉब में आपको कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी झेलना पड़ सकता है। आप जब हायर पोस्ट पर जाओगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स वगैरह आप जब बनोगे, तो फिर वहाँ पर आपको पॉलिटिकल प्रेशर्स को भी झेलना पड़ेगा, उसको भी आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये मेरी नज़र में एक नेगेटिव पॉइंट भी है गवर्नमेंट जॉब का। दूसरी चीज़ ये है कि
पेपर वर्क बहुत कुछ ज़्यादा रहेगा आपका, मतलब करना रहेगा। ऑन साइट जो काम वो थोड़ा सा ही है, लेकिन उसके लिए उससे रिलेटेड आप जो पेपर वर्क करोगे वो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब का। तो इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बाद में एक प्राइवेट जॉब। आप गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं करना चाहते तो प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में मतलब क्या होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट कंपनीज़ है। आप डायरेक्टली वहाँ पर इंटरव्यू दो और अगर उनके कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम दे दो और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या तो फिर आपका रेफरेंस के थ्रू भी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे कंपनीज़ होती हैं, आप उन कंपनीज़ को अपना रिज्यूम मेल कीजिए और फिर उनका शॉर्टलिस्ट होने के बाद में इंटरव्यूज़, या तो फिर इंटरव्यू होने के बाद में एग्ज़ाम या पहले एग्ज़ाम बाद में इंटरव्यू, जो भी उनका सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली, और फिर आप वहाँ पर प्लेस हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं है, प्राइवेट जॉब भी अच्छा होता है। देखिए, हर चीज़ की कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ। डिसीज़न टोटली आपका रहने वाला है। प्राइवेट जॉब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जैसे कि TCS है, L&T है, लॉर्सन एंड टूब्रो है, IL&FS है, इरकॉन है, शाहपुर जी पालन जी है, BJ शिर्के है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और इनकी एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूसली आती रहती हैं। आपको कंटिन्यूसली टच में रहना है और फिर उनकी जो कुछ भी आगे की प्रोसेस है उसको आगे करना है। या तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, आप खुद जॉब कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी कंपनी में ज्वाइन ना हूँ, मैं किसी का नौकर क्यों बनूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करना, मुझे प्राइवेट जॉब भी नहीं करना, प्राइवेट कंपनी को भी ज्वाइन नहीं करना, मैं खुद एक काम करना चाहता हूँ, तो येस यू कैन डू इट। आफ्टर डिप्लोमा आप खुद एक एंटरप्रेन्योर उसको हम कहते हैं, आप वो भी बन सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन एंटरप्रेन्योर का वो आपके पास में ये है कि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। आप आफ्टर डिप्लोमा अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आपके पास में 1.5 करोड़ के काम लेने की आपके अंदर एबिलिटी है, आपको उतने का लाइसेंस मिल जाएगा और फिर उस लाइसेंस के बेस पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। गवर्नमेंट के जो कुछ भी काम होते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, उस काम को आप डायरेक्टली कर सकते हो और फिर आपको उतना रेम्यूनरेशन मिलेगा। या तो फिर आप बिल्डरशिप कर सकते हो, अपार्टमेंट्स, रो हाउसेस, बंगलोज आप बना सकते हो, उसको आप सेल कर सकते हो। या तो फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स PMC के तौर पे काम कर सकते हो। PMC क्या होता है, मतलब ना तो आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर रहते हो या ना ही आप गवर्नमेंट के सर्वेंट रहते हो, आप उन दोनों के बीच में रहते हो। जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है रोड, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये टेंडर को कॉल करेगी और फिर कॉन्ट्रैक्टर उस काम को करेगा। लेकिन क्या होता है, बीच में PMC होती है जो कि गवर्नमेंट को भी हैंडल करती है और कॉन्ट्रैक्टर को भी हैंडल करती है। PMC बहुत सारी मर्तबा अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ती है बिग प्रोजेक्ट्स में, तो उसमें क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर बार बार गवर्नमेंट के जो जूनियर इंजीनियर्स या फिर असिस्टेंट इंजीनियर्स होते हैं उनको कांटेक्ट ना करते हुए PMC को कांटेक्ट करता है, और जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जूनियर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्टर को ना कांटेक्ट करते हुए PMC को कांटेक्ट करते हैं। तो PMC ये एक तरह से मिडल बॉडी होती है और यहाँ से भी आप PMC कंसल्टेंट्स वगैरह बन के भी आप काफ़ी कुछ अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, पूरा करियर आप उसमें सेट कर सकते हो। हम ये जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये एक एक क्या है, एक एक फील्ड, एक एक करियर है। कंसल्टेंसी आप कर सकते हो एज अ सिविल इंजीनियर, आप लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करके, आपके पर्सनल रिलेशन अगर हैं, आपकी पर्सनल ऑफिस एक बना के उसमें क्या कर सकते हो, आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, लोगों की प्लानिंग कर सकते हो, डिज़ाइनिंग करके उनके जो घर के काम है आप वो कर सकते हो, आप सर्वेयर कर सकते हो, टोटल स्टेशन अगर आपके पास में है, डंपी लेवल है, आप उसको यूटिलाइज़ करके लोगों के जो कुछ भी काम है लेआउट वगैरह से रिलेटेड, या तो फिर प्लॉट की मार्किंग है, या तो फिर किसी का एरिया कैलकुलेशन है, या तो फिर रोड कैलकुलेशन के लिए आपका भर कितना है, वहाँ पर एम्बैंकमेंट कितना है, कटिंग कितना है, उसका कैलकुलेशन है, कंटूर का प्लानिंग है, ये सारा का सारा काम आप करके दे सकते हो। सर्वेइंग में भी बहुत कुछ, काफ़ी कुछ अर्निंग आप कर सकते हो। या फिर
एस्टिमेटिंग कर सकते हो, आप एस्टिमेट बना करके दे सकते हो। ऑटोकैड 3D मैक्स जैसे जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इसमें आप मास्टरी कर सकते हो। या तो फिर आप बिल्डिंग परमिशन, ये एक फील्ड है, ये तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड हो गई है। पूरी की पूरी प्रोसेस ये बिल्डिंग परमिशन की ऑनलाइन प्रोसेस है, उससे रिलेटेड ड्राइंग्स वगैरह आप बना करके परमिशन लेके क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। नियर अबाउट 50,000 की पेमेंट फ़ीस अभी चल रही है इसकी बिल्डिंग परमिशन की, तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। आप मटेरियल सप्लायर बन सकते हो। डिफरेंट मटेरियल्स हमें लगते हैं, जैसे कि कंक्रीट के लिए रेडी मिक्स प्लांट वगैरह है, या तो फिर आपका एग्रीगेट है, सीमेंट है, सैंड है, आपका स्टील है। आप ये सप्लायर, मटेरियल सप्लायर बन सकते हो। आप अपना कमीशन ले लो, डायरेक्टली फील्ड फैक्ट्री से कांटेक्ट करो और फिर उसमें फील्ड में आप सप्लाई कर दो। आप डिफरेंट प्लांट्स डाल सकते हो, मशीनरी प्लांट्स लाइक रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, बिटुमन प्लांट आप डाल सकते हो, स्टोन के क्रशर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये सब क्या होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और फिर लाइफ टाइम इसमें आपको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता रहता है। कुछ रेगुलर मेंटेनेंस उसमें कॉस्ट भी हो सकती है। अब हम इसको, आपको क्या चाहिए, अगर कोई फील्ड आपको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप उसको डिटेल में स्टडी करो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को भी आपने क्या रखना है, सामने रखना है। तो फ़ायदा क्या है प्राइवेट जॉब करने का, हम उसके मेरिट्स को अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपकी यहाँ पर जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। ग्रोथ से मेरा मतलब है फाइनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। बहुत सारी मर्तबा जो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो उसमें वहाँ पर एक चीज़ लिखा होता है, एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है, नो बार फॉर सैलरी फॉर राइट कैंडिडेट। अगर आप डिज़र्व करते हो ना, अगर आपके पास में गट्स हैं, अगर आपके पास में स्किल है, नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आपने डिप्लोमा कब कंप्लीट किया, नो मैटर आप फ्रेशर हो कि क्या हो, अगर आपके पास में गट्स हैं, आपके पास में स्किल हैं, आपके पास में एबिलिटी है, तो आप डिज़र्व करते हो कि आप जो पेमेंट चाहिए आपको वो पेमेंट मिलेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्रेशर के तौर पे 5,000 की पेमेंट है और 1 साल के अंदर उनकी पेमेंट 5,000 से बढ़ के 50,000 हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतनी स्किल होती है, उतनी एबिलिटी होती है, उतनी उनके अंदर सलाहियत होती है चीज़ों को हैंडल करने की। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है प्राइवेट जॉब का। ऑब्वियसली आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगी, यहाँ पर मेहनत करोगे तो ही आप प्राइवेट फील्ड में सस्टेन कर पाओगे। दूसरा, अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग है, आप बहुत नया नया करने की आपके अंदर कुछ है, तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज आपको प्राइवेट जॉब में देखने को मिलेगा। और सिर्फ वेटेज ही नहीं, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, आपकी ग्रोथ भी बहुत कुछ होगी। दूसरा और अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको एक्सपोजर बहुत अलग अलग टाइप के काम का मिलेगा प्राइवेट जॉब के अंदर। आप गवर्नमेंट जॉब में रहोगे तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अगर मान लो आपने ज्वाइन किया है, तो आपको डैम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का काम का कभी देखने का एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा। आपको अपनी फील्ड को छोड़ के बाकी दूसरी चीज़ों में कुछ भी काम करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पूरी लाइफ आपकी उसी में चली जाएगी। बट प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता। आप डैम भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप कैनॉल्स भी कर सकते हो, आप पाइपलाइंस का काम भी कर सकते हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी काम कर सकते हो। अलग अलग डिफरेंट वर्क एक्सपोजर आपको मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आप अलग अलग स्टेट में काम करोगे, अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर सकते हो। आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग जगह पे चैलेंजिंग काम कर सकते हो और हर जगह पे आपको अलग अलग वर्क एक्सपोजर मिलेगा, जिससे आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और फिर उससे ही आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। यही चीज़ आपको गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वही है कि आप अलग अलग कंपनीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब में अगर पीडब्ल्यूडी ज्वाइन कर लिया तो आप ये नहीं कि फिर वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं, उसके लिए आपको दूसरा एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर उसकी नई पोस्टिंग आपकी होगी। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं होती अलग अलग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या है कि आप अगर चाहो तो अभी L&T में काम कर रहे हो और चाहो तो आप दूसरे में कंपनी में इमीडिएटली स्विच कर सकते हो, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब चाहो जब क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो ये इस तरह की ये क्या है, यहाँ पर एक
फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है प्राइवेट जॉब में। और इसके डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें प्राइवेट जॉब के, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एज़ अ फ्रेशर आपको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, उसी के बाद में फिर ग्रोथ होगा। तो इनिशियल स्टेज में आपको काफ़ी कुछ कंपटीशन करना पड़ता है, ये सबसे पहला पॉइंट रहना चाहिए हमारा। दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है वो जॉब सिक्योरिटी कभी नहीं होती। जैसे अभी कोरोना की सिचुएशन हमारे सामने है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जो कि 1 लाख पेमेंट थी, 10 लाख पेमेंट कमाने वाले हैं, उन लोगों को भी कंपनी ने निकाल दिया, या तो फिर पेमेंट को रिड्यूस कर दिया, 50% कर दिया, 70% कर दिया। तो ये सिचुएशन होती है प्राइवेट जॉब में, जो कि गवर्नमेंट जॉब में कभी नहीं होती। तो ये जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। और दूसरा एक निगेटिव पॉइंट मैं मानूंगा कि लेज़ीनेस की कोई भी जगह नहीं है। अगर आपके पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन आप साइट पे ठीक तरीके से आप काम नहीं करते हो, तो आपका एक्सपीरियंस को देख करके कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। लेज़ीनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है प्राइवेट जॉब में, जो कि मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो तो एक्सपीरियंस के बेस पे आप काफ़ी कुछ आगे निकल जाओगे। लेकिन प्राइवेट जॉब में तो आपको लेज़ीनेस के साथ में जॉब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। रेयर पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग एट होम टाउन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। प्राइवेट जॉब अगर आप कर रहे हो, प्राइवेट कंपनीज़ में हो, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि जो कि आपका होम टाउन है, जहाँ पर आपकी पुरानी यादें जहाँ से जुड़ी हुई हैं, आप वहीं पर रहते हुए अपने काम को भी करो। इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आपको अपना होम टाउन छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ सकता है। अनबैलेंस वर्क एंड फैमिली, जो कि ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, लेकिन आप प्राइवेट जॉब में हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, पसीना आपको बहाना है। तो फाइनेंशियल ग्रोथ तो काफ़ी कुछ आपकी हो जाएगी बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में, बट फैमिली को उतना टाइम, उतना जस्टिस फैमिली के साथ में देना मुश्किल रहेगा। तो ये एक तरह से एक निगेटिव पॉइंट है प्राइवेट जॉब का। उसके बाद में एक और ऑप्शन जो आपके पास में अवेलेबल है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के अलावा, वो है टीचिंग। आप चाहो तो टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग बोले तो आप कहाँ कर सकते हो, आप जो डिप्लोमा की कॉलेज है वहाँ पर भी आप एज अ टीचर लग सकते हो, या तो फिर जो ITI की कॉलेजेस होती हैं आप वहाँ पर लग सकते हो, या तो फिर आप कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। टीचिंग करके फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जनरेशन होगा, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल जनरेट होगी, और आपका एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, उस एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन करना आपके लिए काफ़ी कुछ सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि आप डिप्लोमा के बाद में क्या क्या कर सकते हो। डिग्री कर सकते हो, BE BTech कर सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर आप बात करें, या और एजुकेशन की अगर बात करें तो AMI कर सकते हो, या तो फिर ओपन यूनिवर्सिटीज़ से डिस्टेंस लर्निंग मोड से आप अपना एजुकेशन कर सकते हो। और अगर जॉब की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद में PSCUs कर सकते हो, या तो फिर प्राइवेट कंपनीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। हम उसके एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, हर एक को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।